हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। ये चैप्टर इक्विवेलेंट है भाई हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब स्कूल एग्जामिनेशन के लिए एंड हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दैट इज जेई के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही जगहों पे ये बराबर से वेटेज रखता है अलोंग विद सीयूईटी। तो यहां पर भाई हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के सदिश निरूपण की। मतलब न्यूटन्स लॉ जो है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के संबंध में, उसका मैं वेक्टर फॉर्म करने वाला हूं, क्योंकि इसके स्केलर फॉर्म की चर्चा हमने इसके प्रीवियस वन सेशन में कर ली है। हालांकि हम दोनों ही डिस्कस कर लेंगे अभी फटाफट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस सेशन की एंड डिस्कस करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश रूप। तो सबसे पहले इसके सदिश रूप से पहले हमें जरूरत पड़ेगी इसके अदिश रूप की। तो अदिश रूप को हम लिख लें ऐसा, तो हमारा थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, क्या कहते हैं इसको भैया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या होता है भैया, तो F होता है वो GM M1 M2 लिख लेता हूं, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है हमारा ये गुरुत्वाकर्षण बल, इतना न्यूटन। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में बात करनी है। तो वेक्टर फॉर्म में क्यों करनी है, क्योंकि आपको पता है ये है एक हमारा क्या भाई बल, और बल कैसी राशि होती है, तो ये सदिश होती है। तो जब इसको सदिश रूप में निरूपित करेंगे तब तो जाकर के हम बाकी की कैलकुलेशंस कर पाएंगे, क्योंकि दिक्कतें हमारे पास बहुत सारी हैं। कैसी, मैं कहता हूं ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर दो पिंड है, एक पिंड यहां पर रखा हुआ, एक पिंड यहां पर रखा हुआ। आप कहोगे भैया इसके सेंटर से इसके सेंटर तक तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, ठीक है, मतलब इनके बीच में F इक्वल्स टू GM1 M2 तो लग रहा होगा अपॉन R स्क्वायर। लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ इतना ही थोड़ी, ये भी तो होगा, ये सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, और यहां पर भी अर्थ के सेंटर की तरफ भी तो बल लग रहा होगा। ये भी तो हो रहा होगा F G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में R स्क्वायर, और यहां पर भी F इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन और रेडियस के स्क्वायर, ये भी तो बल होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, इस पे एक बल जो है वो इधर की तरफ और एक बल जो है इधर की तरफ कार्यरत है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा। यहां पे एक बल इधर की तरफ और एक बल नीचे की तरफ कार्यरत है, तो भैया यहां पर तो मुझे लग रहा है ना कि ये सदिश निरूपण तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पिक्चर गड़बड़ होने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके इसको करते हैं। हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि ये जो है ये मूल बिंदु पर अगर मैंने एक द्रव्यमान को कहां रख लिया भैया, एक द्रव्यमान को मैंने रख लिया इसके मूल बिंदु पर, एक द्रव्यमान कहां रख लिया, मूल बिंदु पर, और एक द्रव्यमान कहीं पर भी यहां एक प्लेन में रखा है M2। तो इस समय फर्स्ट जो सेकंड पे फोर्स लगाएगा और सेकंड द्वारा फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है F21 है ना, F21 मतलब सेकंड पर फर्स्ट के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, F21 का मतलब क्या हो गया भैया, F21 अगर आपको लिखा है मतलब सेकंड पर प्रथम के द्वारा, तो सेकंड पर प्रथम के द्वारा यानी ये आकर्षण बल होगा, और सेकंड भी तो फर्स्ट पे बल लगा रहा होगा, तो सेकंड का जो फर्स्ट पे बल लगाया जाएगा उसको हम कहते हैं F12, ठीक है। तो मैं जरा इसको यहां पर कंडीशनली देखूं तो मैं कहता हूं, मान लीजिए M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, M1 मूल बिंदु पर ही है और M2 की स्थिति सदिश जो है ना, स्थिति सदिश जो है R वेक्टर है, तब M2 द्रव्यमान M1 पर द्रव्यमान के कारण है ना लगने वाला आकर्षण बल, स्थिति सदिश कर दीजिए इसको, है ना, यह है क्या भाई, स्थिति सदिश, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि भैया इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा F M2 द्रव्यमान पर M1 के द्वारा, 2 पर फर्स्ट के द्वारा, तो F
F21 ये कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा G M1 M2 अपॉन M1 M2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर, M1 M2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर इनटू इसकी स्थिति सदिश। तो मैं कहता हूं ये कितना हो जाएगा स्थिति सदिश? आर कैप। आर कैप क्या है भैया? आर कैप है यहां पर डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और आर कैप जो लिखा है इसके लिए देख लीजिए, तो मैं कहता हूं कि दिशा सदिश कहते हैं इसको, दिशा सदिश के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को हम कहते हैं एकांक सदिश। दिशा बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लिखते थे ए कैप, इसका मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मतलब सदिश लिखा हुआ है, सदिश मतलब क्या होगा भाई? इसका जो इसका मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही, लेकिन नीचे मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? डायरेक्शन बचेगा। तो इसीलिए इसको दिशा सदिश भी कहते हैं, डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। तो मैंने कहा आर कैप इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, आर कैप क्या हो जाएगा? डायरेक्शन वेक्टर। तो अगर मैं कहता हूं F21 जो है, ठीक है, तो GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, आर कैप। अब देखिए GM1 M2 तो एज इट इज है, R वेक्टर का स्क्वायर भी एज इट इज है। इस R कैप को अब मुझे लिखना पड़ेगा जैसे A वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर। तो R कैप क्या हो जाएगा? R वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर। अगर इसको फर्दर लिखते हैं तो ये F21 वेक्टर कितना हो जाएगा? तो GM1 M2 GM1 M2 अपॉन ये कितना हो जाएगा भैया? तो R वेक्टर का स्क्वायर और एक R यहां पर दिख रहा है, R वेक्टर और ये R वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा? R क्यूब। तो ये हो गया R क्यूब इनटू इसके साथ में एक R वेक्टर चलता रहेगा, जो कि मुझे ये पूरा किसके लिए आ रहा है? ये दिशा बताने के लिए। ये कौन है? ये दिशा सदिश है, ये एकांक सदिश है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, सिर्फ और सिर्फ दिशा बता रहा है। तो ये तो हो गया F21 की वैल्यू। ठीक है, क्या हो गई? F21 की वैल्यू। जहां पर अगर R वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसको कह दीजिए O और इस बिंदु को कह दीजिए ये M2 जो रखा है वो A बिंदु पर रखा है। M2 जो रखा है वो कहां रखा है? A बिंदु पर। तो इसको लिखिएगा अगर F21 वेक्टर, तो मैं इसको लिख सकता हूं GM1 M2 अपॉन R क्यूब का मतलब क्या हो गया भाई? तो ये हो गया OA वेक्टर का क्यूब इनटू OA वेक्टर। क्या हो गया? इनटू OA वेक्टर। इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब मैं इसको हटाता हूं और मैं अब थोड़ा सा डायरेक्टली कुछ बातें लिखना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि ये तो हो गया किसके द्वारा भाई? तो ये तो हो गया कि जो 2 पर फर्स्ट ने जो फोर्स लगाया। अब मैं इसको कहता हूं इसी के नीचे पहले पर जो दूसरे ने फोर्स लगाएगा उसके लिए। तो मैं कहता हूं प्रथम द्रव्यमान पर द्वितीय द्रव्यमान M2 द्वारा लगाया गया बल। इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो मैं इधर लिख देता हूं F12 वेक्टर। कितना? F12। ये 2-1 था, ये 1-2, फर्स्ट पर सेकेंड द्वारा, ये वाला जो लग रहा है, ये जो खींच रहा है इसकी बात की। तो इसके केस में ये क्या हो जाएगा? GM1 M2 अपॉन होगा वही R वेक्टर का स्क्वायर इनटू R कैप। अगर इसको 1-2 वेक्टर लिखते हैं तो ये क्या लिखेंगे? GM1 M2 अपॉन, अब यहां पर ये जो R वेक्टर अपॉन में R वेक्टर का क्यूब। भाई यही करो, R वेक्टर पर मॉड्यूलस ऑफ R, है ना, ये एक लाइन लिख लेता हूं, R वेक्टर अपॉन यहां पर मॉड्यूलस ऑफ R। अगली लाइन में F12 वेक्टर मुझे जो दिख रहा है GM1 M2 अपॉन में R क्यूब इनटू R वेक्टर। अब इसको जब जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तब मुझे पता लगेगा कि अरे यार यहां तो कुछ हो गया।
F12 जब आप लिखिएगा तो अभी 1 2 का मतलब क्या है भैया, फर्स्ट पे सेकंड के द्वारा, फर्स्ट पर सेकंड के द्वारा। तो सेकंड से मतलब मैं कहां से खड़े होकर के देख रहा हूं, सेकंड से। तो फाइनल पॉइंट ये हुआ, इनिशियल पॉइंट ये हुआ। तो इसके पोजीशन वेक्टर के जब बारी आएगी तो ये पोजीशन वेक्टर में चीजें चेंज कर देगा, और ये कैसे लिखेंगे, तो ये लिखूंगा मैं एओ वेक्टर, एओ वेक्टर का क्यूब इनटू एओ वेक्टर। भाई जब यहां से यहां देख रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्टेंस, और जब यहां से यहां देख रहे हैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी। अब जब इन दोनों को अगर आप देखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको कुछ प्राप्ति हो रही है क्या भाई, तो मुझे दिख रहा है कि F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये OA है और ये AO है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं भैया, अपोजिट। मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसको भी OA करना पड़ेगा। इसको OA करेंगे भाई, AO वेक्टर जो होता है वो नेगेटिव ऑफ क्या होता है, OA वेक्टर। तो इन दोनों में यही बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे चाहिए क्या, ये दोनों को बराबर करना, तो मुझे एक बीच में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यहां ऋण चिन्ह क्या बताता है भैया, तो नेगेटिव बताता है, नेगेटिव चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। नेगेटिव साइन जो है वो किसको बता रहा है भाई, तो विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है कि जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही। मतलब एक और पॉइंट क्लियर होती है, पता है क्या, कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, मैं इधर साइड में लिखता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ F12 वेक्टर जो होगा वो हमेशा ही बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ F21 वेक्टर के, लेकिन F12 वेक्टर हमेशा ही नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर के होगा। सिर्फ यही सत्य नहीं है, यह भी सत्य है कि F21 वेक्टर नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर के होगा। यह भी बात सत्य है, ये वाली भी बात सत्य है। और अगर हम फर्स्ट लाइन से कहते हैं तो यह भी सत्य है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका जो संख्यात्मक मान है वो तो बराबर होगा ही होगा। ये नेगेटिव चिन्ह यहां पर क्या बता रहा है भैया, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन को, सिर्फ और सिर्फ क्या बता रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, कि विपरीत दिशा में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा। मतलब एक पॉइंट क्लियर हुआ कि दो द्रव्यमान, ये M1 और यहां पर एक द्रव्यमान हो कौन भैया, M2, तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो संख्यात्मक रूप से तो बराबर होता है किंतु डायरेक्शन विपरीत होती है। यानी दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल हमेशा ही संख्यात्मक रूप में बराबर है। क्या लिख सकता हूं मैं, अतः दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल संख्यात्मक रूप से बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है। संख्यात्मक रूप से तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। अच्छा, ये तो रही बात तब की ना जो हमने अभी फॉर्म निकाला कि भाई हमारा जो एक पिंड है वो कहां रखा था, मूल बिंदु पे। एक पिंड कहां रखा था, मूल बिंदु पे। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार एक पिंड मूल बिंदु पर हो। अगर ये मूल बिंदु पर नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो मैं कहता हूं जरा देखिए इसी में कि अगर पिंड वहां मूल बिंदु पर नहीं होता तो ये देखिए भैया, अभी हमारे पास में दो द्रव्यमान हैं, एक द्रव्यमान है ये और एक द्रव्यमान है ये, है ना। दो द्रव्यमान है और इन दोनों द्रव्यमानों की डिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं ओरिजिन से। ठीक है,
जिसको जो मर्जी पढ़ा है नाम दे सकते हैं। मैंने इन दोनों में नाम नेमिंग दे दी, इसको मैंने नाम दे दिया भैया ये है ए और ये है हमारे पास में बी। इसका जो स्थिति सदिश है वो है r1 वेक्टर और इसकी जो स्थिति सदिश है वो r2 वेक्टर। ये हमारा जो है ये है मूल बिंदु। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको मैं कह लेता हूं कि भैया ये है मेरा डेल r वेक्टर। ये क्या है? डेल r वेक्टर, जिसमें कहानियां बदलती रहेंगी, कभी ये इसको खींचेगा, कभी ये इसको खींचेगा। अच्छा, ए बी कहने की जगह पे 1 2 ही लिखता हूं। ये मास 1 है, ऐसे ही लिख देता हूं, ये मास 1 है और ये मास 2 है। तो ये वाला जो फोर्स होगा, ये यहां पे ये वाला जो फोर्स होगा, ये फोर्स है ना, फर्स्ट के द्वारा लगाया जा रहा है सेकंड पे। जैसे यहां पर बात करते हैं, ये जो फोर्स होता है ना, जो M2 पे लगता है उसको कैसे लिखते हैं? 2 1। तो M2 पे जो लग रहा है ये क्या लिखेंगे? 2 1 सेकंड पर फर्स्ट के द्वारा। और ये कैसा होगा? तो F12 फर्स्ट पर सेकंड के द्वारा, ये हो गई। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने डेल r वेक्टर लिखा है। तो मैं कहता हूं कि दो द्रव्यमान M1 तथा M2, ठीक है, मूल बिंदु से R1 तथा R2 स्थिति सदिश पर स्थित है। ठीक है, इस जगह पे क्या है भैया? स्थित है। ठीक है, तब इसको निकालते हैं 2 1 को सेकंड पर फर्स्ट के द्वारा। तब द्रव्यमान M2 पर M1 के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा भैया? तो ये हो जाएगा F21। कितना होगा? F21। ये किसके बराबर होगा? तो भाई ये तो कहानी फिक्स है ना, क्या? Gm1 M2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल पॉइंट कौन है भैया? R2 है ना। क्या कर रहे भाई? M2 पर M1 के द्वारा, तो M2 फाइनल पॉइंट है। मतलब क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू डेल R कैप। अब चाहे तो इसको भी एक छोटे से लाइन में अभी के लिए लिख सकते हैं, क्या? डेल R वेक्टर का स्क्वायर। यही होता है ना, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये डेल R वेक्टर क्या है भैया? डेल R वेक्टर का कैप क्या है? तो अगेन मैं बोलूंगा ये स्थिति सदिश है। तो अगर इसको फर्दर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, G M1 M2 अपॉन, ये हमेशा ही देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन है? 2, इनिशियल कौन है? 1। मैं कहां पे? 1 पे खड़े होकर सेकंड को देख रहा हूं, 1 पे खड़े होकर के सेकंड को देख रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा मेरा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू डेल R कैप। मतलब ये भी यही होने वाला है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगेन मैं यहां पर लिख देता हूं, A कैप का मतलब होता है भैया A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर। ये कहलाती है हमारी दिशा सदिश, ये कहलाती है हमारी दिशा सदिश। ठीक है, या फिर इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एकांक सदिश। मैग्नीट्यूड 1 होता है इसका। अब इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? Gm1 M2 अपॉन, ये क्यूब हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। ये फाइनली मिल गया F21 वेक्टर। ये किसकी वैल्यू है? F21 वेक्टर की। ये किसकी वैल्यू आ गई? F21 वेक्टर की। ठीक, अब चलते हैं, हम जरा पता करते हैं किसको। तो F12 ले आते हैं। अब यहीं पर करता हूं मैं F12। ठीक है, अब देखिए F12 के लिए तो मैं कहता हूं M1 पर
M1 पर M2 द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? तो F12 वेक्टर कैसे लिखेंगे? F12 वेक्टर कितना हो जाएगा भाई? तो F12 वेक्टर के लिए जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा G M1 M2 अपॉन ये भी तो होना वही है कि डेल R वेक्टर का ही स्क्वायर इनटू डेल R कैप, लेकिन यहां पर डेल R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे? तो देखिए G M1 M2 तो कहानी ठीक है। अब 1-2 की बात कर रहे हैं, 1 पर सेकंड को द्वारा, तो मतलब मैं खड़ा सेकंड पर हूं, देख किसको रहा हूं? फर्स्ट को। खड़ा किस पर हूं? सेकंड पर। खड़ा सेकंड पर हूं, देख किसको रहा हूं? फर्स्ट को। तो ये फर्स्ट हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। तो कैसे लिखते हैं भैया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मतलब यहां पर क्या लिखूंगा मैं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर इनटू यहां पर भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यही चलेगा। जब इसको भी एक साथ मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा? G M1 M2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया F12 वेक्टर। ये हो गया हमारा F12 वेक्टर। ठीक, अब दोनों तरफ से आपको मिल गई। अब आपको याद करने का तरीका बता दो, बहुत मत कंफ्यूज होना। 2-1 लिखना तो यहां पर 2-1 करना, F21 लिखा ना तो 2-1 करना, 1-2 लिखा ना तो 1-2 करना, मतलब R1 माइनस R2 के R2 माइनस R1, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं। 1-2 लिखा है तो 1-2 R1 माइनस R2, और 2-1 लिखा है तो मतलब R2 माइनस R1, खत्म होगी बात। अब इन दोनों में भी फिर से मैं वही बात करने जा रहा हूं, क्या कि भैया अगर आपको कहीं पर दिख रहा है कि OA वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AO वेक्टर, तो इसका मतलब अपने को यह दिख रहा है उन नीचे रिलेशनशिप में कि F12 वेक्टर में अगर नेगेटिव साइन लगा दूं तो F21 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए इन दोनों में डिफरेंसेस है क्या? ये R1 माइनस R2 है और ये R2 माइनस R1 है, तो दोनों में डायरेक्शन का ही तो डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ किसकी डिफरेंसेस है? डायरेक्शन की। तो मतलब क्या समझ में आ गया? F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, या फिर जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी कि F12 वेक्टर का मॉड करेंगे आप तो आपके F21 वेक्टर के बराबर ही मिलेगा, है ना? या फिर आप कर लो F21 माइनस ऑफ F12 वेक्टर, किसी पे भी माइनस लगाइए, ये ऋण चिन्ह सिर्फ और सिर्फ विपरीत दिशा को ही बता रहा है यहां पर भी। तो भैया अगर ओरिजिन पर हो तब की भी हमने बात कर ली। ओरिजिन वाला ऐसे याद रखना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि OA लिख रहे हैं, सीधे सीधे R वेक्टर के टर्म में चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये दोनों अलग अलग सदिश हो जाते, मतलब दोनों का स्थिति सदिश अलग होता है, तब ये थोड़ा सा निकालते समय, देखते समय ऐसा लगता है अरे यार ये पता नहीं क्या चल रहा है, बड़ा ही कुछ खतरनाक सा हो रहा है। ठीक है, आसान है भाई, इजी है। तो चाहे तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट और रख लीजिए एंड इसके पूर्व वाले का भी रखिए भाई, इसको क्यों भूलना। कहां गया? चलिए ये हो गया। ठीक है, ये यहां रखा है आई थिंक, है ना? यहां रखा। ठीक, यहां पर रखा है। जब हम कर रहे हैं क्या भाई, जब मूल बिंदु पर ही रखा है तब, तो इसका भी रख लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं अब क्या? अध्यारोपण के सिद्धांत का। किसका डिस्कशन करने वाले हैं भाई? अध्यारोपण के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बात करने वाले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भाई, ये वर्ड ही अपने आप में है ना बड़ा ही अनूठा सा है। सुपरपोजिशन का मतलब आप ऐसा समझिए कि एक ही बिंदु पर एक से ज्यादा बल आकर के लगने वाला है, एक ही बिंदु पर एक से ज्यादा बल आकर के लगने वाले हैं, वो भी अलग अलग दिशाओं में। तो भैया उस सभी बलों का जो नेट फोर्स होने वाला है, कुल उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होने वाला है, उसी के डिस्कशन करते हैं हम किसमें? सुपरपोजिशन में। तो भाई फोर्स किस तरीके की यूनिट होती है? फोर्स कहती है कि भैया जितने भी बल आकर के लग रहे हो लग जाओ। ये यहां पे जितने भी फोर्सेस, मैं तो इसी के ऊपर ले लेता हूं, ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो कहते हैं कि F नेट कितना होगा? तो कुछ नहीं भैया, F1 प्लस F2 प्लस F3
प्लस F4 कर दो और सबका क्या करना, वेक्टर एडिशन करना, ताकि डायरेक्शन भी उसमें आए और डायरेक्शन जैसे ही आएगा पूरा गेम चेंज करके चला जाएगा, है ना। तो नेट फोर्स निकालने के लिए यही काम किया जाता है। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल, किसी भी दो पिंड के बीच गुरुत्वीय बल स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, अन्य पिंडों की उपस्थिति का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इसमें और इसमें जो फोर्स लग रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला फोर्स बराबर होगा, इसका इस M3 से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार भिन्न भिन्न बिंदु द्रव्यमानों के कारण किसी बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाला कुल गुरुत्वीय बल उस बिंदु द्रव्यमानों के कारण उस बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब F नेट जो होगा ये बराबर होगा कैसा, तो चलिए मैं एक काम कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं कहता हूं कि ये रहा M1, यहां पर रखा भैया कौन, M2, यहां पर है कौन, M3, यहां पर कौन है, M4। तो यहां से यहां तक के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको हमने कहा F12, इनके बीच में F13 और इसके बीच में F14। मतलब M1 पर M2 भी, M3 भी, M4 भी, सभी के सभी बल लगा रहे, है ना। कौन कौन भाई, M1, M2, M3 सबके सब बल लगाए जा रहे हैं किसके ऊपर, M1 के ऊपर। मतलब M1 को M2 इधर खींच रहा है, M3 इधर खींच रहा है, M4 इधर खींच रहा है। अब बेचारा जाए तो जाए कहां। तो हमने कहा कि इसको जाने के लिए क्या करना है, तो भैया आप सिंपली लिख दो कि जो इसके ऊपर F नेट होने वाला है वो बराबर होगा F12 के, फर्स्ट पर सेकंड के द्वारा लगाया गया, प्लस F13 के, प्लस F14 के। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस आए तो F1n के बराबर होगा। 1 क्यों भैया, फर्स्ट मास पर ही ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो सब के सब क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, तो ये है मेरा G M1 M2 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। इसका मतलब क्या होगा, तो ये अगर मैं लिखूंगा तो R1 माइनस R2 वेक्टर, बहुत ही आसानी से लिखेंगे, का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये फर्स्ट टर्म हुई। मैं अगले टर्म के लिए कलर ही चेंज करता हूं, प्लस 1,3 की बात कीजिए तो 1,3 कितना होगा, तो F M1 M3 अपॉन 1 माइनस 3 का क्यूब इंटू 1 माइनस 3, ठीक है। प्लस अगली टर्म अगर मुझे लिखने की बारी आती है 1/4, तो क्या लिखेंगे, F M1 M4 अपॉन R1 माइनस R4 का क्यूब इंटू R1 माइनस R4, ठीक है। ऐसे ही अगर चलते चले जाएंगे तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, हमारे n तक। तो F M1 Mn अपॉन R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से टर्म आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहां पर ये एक जनरल फॉर्म में आपको दिख गया कि ये आपको मिलने वाला है क्या, टोटल एफ नेट, है ना। टोटल जो मिलने वाला है अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ये हमारा एफ नेट, यानी कुल बल जो काम करेगा वो ये करेगा, जो कि इंडिविजुअल काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों के योग के बराबर है। तो मतलब एक दूसरे से इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इससे कोई लेन देन नहीं है इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इससे भी कोई लेन देन नहीं है इनके फोर्स को, ठीक है भाई। तो यहां तक हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया भाई हमारे टॉपिक को, एंड हमने समझ लिया यहां पर कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हमारा गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो इसी तरीके से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिस तरीके से आप हमसे जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो दे सकते हैं। हमारी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई। हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।